पहले हमने जो द्विध्रुव पढ़ा है उस द्विध्रुव के कुछ हमने प्रॉपर्टीज देखी, कुछ गुण देखे, है ना। और अच्छी स्थिति पे द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति पर और सामान्य स्थिति पर देखी। आज वहीं उसी द्विध्रुव के कुछ और भी प्रभाव को हम पढ़ते हैं। द्विध्रुव विद्युत द्विध्रुव, जो विद्युत द्विध्रुव है इसके प्रभाव को हम और आगे देखते हैं। ठीक है, तो और कौन से प्रभाव हो सकते हैं? तो हमारे पास हमने मान लिया विद्युत द्विध्रुव है और ये हमने एक चीज क्या कर लिया, एक हमने एक विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र, ये इस तरह से ये एक समान विद्युत क्षेत्र, ठीक है। ये एक समान विद्युत क्षेत्र है और यहाँ पर हमने एक विद्युत द्विध्रुव को इस तरह से रखा है। ये विद्युत द्विध्रुव कहने से ही आप समझ में आ जाएगा आपके कि मैंने विद्युत द्विध्रुव कहा, इसका मतलब आपके समझ में आ जाना चाहिए कि जो विद्युत द्विध्रुव होता है वो क्या होता है, तो दो समान परिमाण के, है ना, दो समान परिमाण के विपरीत आवेश एक दूसरे से एक निश्चित दूरी पर रखे हैं तो वो क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव। और इसको हमने कहाँ रख दिया, एक विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र में हमने इसको रख दिया। तब ये क्या प्रभाव दिखाता है या इस पर क्या प्रभाव होगा, तो वो चीज हम इसमें देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र हमेशा एक समान विद्युत क्षेत्र, और मैंने यदि एरो का निशान इधर दिखाया है तो इसका मतलब आप ये समझ जाइएगा, एरो का निशान इधर दिखाया है इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि इधर प्लस है और इधर माइनस, है ना। तो हमेशा जो विद्युत क्षेत्र की रेखाएं हैं वो हमेशा क्या होती है, प्लस से माइनस की हो जाती है। तो ये मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है। ये एक बार आप इस एरो से ही समझ जाएंगे कि विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर इधर है तो इधर प्लस होगा, इधर माइनस होगा। यदि विद्युत क्षेत्र की दिशा मैंने इधर रखा हुआ है तो इधर प्लस होगा, इधर माइनस होगा। यदि मैंने विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे दिखाया है तो यहाँ पे प्लस, ये माइनस, और यदि ऐसे दिखाया है तो ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये चीज तो समझ में आ जाएगी कि हमने जैसे ही रिप्रेजेंट किया विद्युत क्षेत्र को। अब एक समान विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं। तो एक समान विद्युत क्षेत्र क्या है, तो एक समान विद्युत क्षेत्र में मतलब उसे कहते हैं जहां पर इस एक समान विद्युत क्षेत्र में यदि हम किसी भी बिंदु पर कोई भी ऐसे कोई आर्बिट्रेरी बिंदु ले लेते हैं, उन पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान होगा वो कैसा होगा, एक समान होगा। मतलब यहाँ पर यदि 10 न्यूटन पर कूलम है तो यहाँ पर भी 10 न्यूटन पर कूलम होगा, यहाँ पर भी 10 न्यूटन पर कूलम होगा। तो इस क्षेत्र के, इस एक समान विद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या किसी आवेश पर लगने वाले बल का मान एक समान होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये माइनस क्यू है, माइनस क्यू है, और इधर हमने क्या कहा था, प्लस है। तो इस पर जो विद्युत क्षेत्र के कारण, है ना, माइनस क्यू पर यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्यू पर जो बल लगेगा इसके कारण विद्युत क्षेत्र एक समान, मैं ऐसे लिख देता हूं, एक समान विद्युत क्षेत्र E के कारण बल कितना लगेगा, F = Q × E। इज इट क्लियर? ठीक है, यहाँ पर जो बल होगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हमने पढ़ा हुआ है E = F/Q, तो F = क्या हो जाएगा, Q × E, जो विद्युत क्षेत्र जिसका जिस भी आवेश का विद्युत क्षेत्र है और जिस आवेश पर वो बल लग रहा है। यहाँ पर जो आवेश है, ये जो Q है, वो आवेश है जो विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, मतलब इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। और ये विद्युत क्षेत्र हो सकता है किसी आवेश का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये बल हो गया, इसके कारण ये मतलब किस पर लग रहा है, तो हम बोलेंगे ये -Q पर लग रहा है, ठीक। इसी तरह से प्लस Q पर इधर बल लगेगा, तो देखिए इधर माइनस है तो इधर प्लस है, तो ये प्लस इसको इधर करने का प्रयास करेगा, और यहाँ पर ये जो प्लस है इधर माइनस है तो ये इसको क्या करेगा, इधर इस तरफ बल लगाएगा। मतलब प्लस Q आवेश पर बल कहाँ लगेगा, तो प्लस Q आवेश पर एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र
ई के कारण बल, ये इसको क्या लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा, विपरीत दिशा, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा। अच्छा, यहाँ जो बल लगेगा उसकी दिशा क्या होगी, तो देखिए यहाँ पर ये प्लस क्यू, ये क्या कितना बल लगा, तो हमने बोला क्यू ई, ये यहाँ पर माइनस क्यू ई, क्योंकि माइनस क्यू अब इस पे लग रहा है इसलिए माइनस क्यू ई लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये किसकी दिशा में लगेगा, तो हम बोलेंगे विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र ई की दिशा में लग रहा है ना, दिशा में। तो एक चीज तो निश्चित हो गई कि यदि कोई भी धनावेश रखा होगा, यदि विद्युत क्षेत्र में कोई धनावेश रखा है तो हमेशा उस पर जो बल लगेगा वो किस दिशा में लगेगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और यदि ऋण आवेश रखा है तो उस पर जो बल लगेगा वो कहाँ लगेगा, हमेशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। ठीक है, तो अब इस पर लगने वाला कुल बल देखते हैं। अतः द्विध्रुव, इसको नाम दे देता हूं मैं ए बी, द्विध्रुव को एक नाम दे दिया, द्विध्रुव ए बी पर लगने वाला कुल बल ये कितना हो जाएगा, तो हमने बोला एफ टी टोटल ले लिया। ठीक है, हमने यहाँ पे इसको एफ टी ये टोटल ले लिया, ये हमने लिखा एफ माइनस क्यू प्लस एफ प्लस, इसी को लिख सकते हैं माइनस क्यू ई इक्वल प्लस क्यू, कितना हो जाएगा 0, सुनिए, है ना। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इस पर जो लगने वाला कुल बल है, लगने वाला कुल बल वो कितना हो रहा है, 0 हो रहा है, वो बल का मान कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। अर्थात यदि इस पे लगने वाला कुल बल 0 है, ये कौन सा बल है, तो हमने बोला कुल बल इस पर देखिए जितना इधर लग रहा है उतना ही इधर लग रहा है। अब ऐसा क्यों, तो मैंने कहा एक समान विद्युत क्षेत्र है, तो यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जितनी होगी उतनी ही तीव्रता यहाँ पर होगी, है ना। आवेश का जो परिमाण है, तो हमने अभी द्विध्रुव की परिभाषा हमने देखी हुई है कि परिमाण कैसा होता है, एक समान होता है एक समान होता है, इसके जो लगने वाला बल होगा वो भी कैसा होगा, एक समान होगा। अब हम ये देखते हैं कि यदि इसमें लगने वाला कुल बल क्या 0 है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो रेखीय गति होगी, इस बल के कारण, ये जो बल है इस बल के कारण क्या लगता है, हम क्या होता है, तो हमने बोला इसमें रेखीय गति होती है। तो इसमें जब ये जो बल 0 है, इसका मतलब इसमें रेखीय गति नहीं होगी। ठीक, तो एक चीज स्पष्ट हो गई, इसको इस कैलकुलेशन से, इस प्रभाव से या इस कैलकुलेशन से हमको हमारे सामने एक चीज स्पष्ट रूप से ये आ रही है कि इस पर रेखीय गति संभव नहीं है। क्यों, रेखीय जो बल है, जो रेखीय गति उसको प्रदान करता है, ठीक है, किसको, इस द्विध्रुव को जो रेखीय गति प्रदान करता, वो बल का मान कितना आ गया, 0 आ गया। अर्थात इसमें इस द्विध्रुव पर यदि हम इस द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो इसमें रेखीय गति नहीं होगी। ठीक है, ये कंफर्म हो गया। तो क्या होगा फिर, अब यहाँ पर देखते हैं, ये दूसरा पार्ट देखते हैं, ये तो पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट। अब ये देखिए यहाँ पर ये जो बल लग रहा है उसको हमने बोला QE, यहाँ जो बल लग रहा है वो कितना है QE, यहाँ पर जो बल लग रहा है वो भी कितना है QE। इनका परिमाण देखते हैं, दोनों की दिशा कैसी है, विपरीत है, एक इस दिशा में लग रहा है, एक इस दिशा में लग रहा है। तो यहाँ पर और एक ही क्रिया रेखा पर कार्य कर रहा है, ये भी हम देखते हैं, एक ही रेखा के अनुदिश दो समान परिमाण के बल एक ही रेखा के अनुदिश कार्यरत होते हैं। तो ऐसे बल क्या करते हैं, एक बलयुग्म बनाते हैं। क्या करते हैं, ये बलयुग्म बनाते हैं, और वो बलयुग्म क्या प्रदान करता है, तो हम बोलते हैं बल आघूर्ण प्रदान करता है। अब वो बल आघूर्ण क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर इन दोनों के बीच की दूरी तो अपन जानते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर फिर से हुए, हम ये कहते हैं, हमने क्या कहा कि यहाँ
या द्विध्रुव पर एक समान विद्युत क्षेत्र के कारण देखिए क्या हो रहा है, दोनों आवेशों पर या हम बोलेंगे एक बलयुग्म का निर्माण होता है, एक बलयुग्म का निर्माण होता है, बलयुग्म का निर्माण होता है ना, जो क्या करता है, तो जो उस पर बलयुग्म का काम किया है। तो किसी जैसे हम कार चला रहे हैं तो हम जब स्टीयरिंग रखते हैं, स्टीयरिंग में हम इस तरह से करते हैं तो देखिए एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो इस तरह यदि ऐसे कर रहे हैं तो इसमें मोशन कौन सा आ रहा है, कौन सी गति उत्पन्न हो रही है, हमने बोला इसमें कौन सी गति उत्पन्न हो रही है, घूर्णन गति उत्पन्न हो रही है। तो वो क्या करेगा, जो उस पर क्या लगाएगा, टॉर्क, जिसको हम बोलते हैं। तो बलयुग्म हमेशा याद रखिएगा, बलयुग्म जब भी हम बात करते हैं, जो बलयुग्म होता है वो हमेशा क्या उत्पन्न करता है, बल आघूर्ण उत्पन्न करता है। जो उस पर क्या लगाता है, तो बल आघूर्ण, क्या लगाता है, बल आघूर्ण का निर्माण करता है, या बल आघूर्ण लगाता है, ऐसा लिख देते हैं, बल आघूर्ण लगाता है। बल आघूर्ण को हम किससे डिनोट करते हैं, तो टाउ। बल आघूर्ण को किससे डिनोट किया जाता है, टाउ, ठीक है, लगाता है। अब इस टाउ की गणना करनी है, तो ये टाउ हम कैसे निकालते हैं, तो देखिए टाउ को निकालने के लिए, ये जो टाउ है इसको निकालने के लिए हमारे पास क्या है, तो हमने 11th क्लास में भी पढ़ा है और यहाँ पर देखते हैं। तो बल आघूर्ण निकालने के लिए हम क्या रखेंगे यहाँ पर, तो ये क्या होता है, एक बल एवं बलयुग्म से लगा हुआ एक बल एवं दोनों बलों के बीच लंबवत दूरी, दोनों बलों के बीच लंबवत दूरी को हम क्या बोलते हैं, बल आघूर्ण बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए बल आघूर्ण, तो दोनों बलों के बीच लंबवत दूरी, देखिए ये बल किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, इस दिशा में लग रहा है, तो हमने क्या किया, इसमें थोड़ा सा ऐसे, क्या इनके बीच लंबवत दूरी है, तो हमने बोला एक बल उधर कार्य करते हैं और एक बल हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों के बीच लंबवत दूरी ये है, ठीक है, तो ए बी, इसको मैंने नाम दे दिया सी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जा रहा है, ये सी, तो यहाँ पर एक बल कोई भी एक बल ले लीजिए, इसका परिमाण तो हमने ले लिया क्यू ई, ठीक। दोनों के बीच लंबवत दूरी, तो लंबवत दूरी क्या है हमारे पास, देखिए बी सी, ये लंबवत दूरी बन रही है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया बी सी, ये हमने लिख दिया बी सी, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये देखा कि द्विध्रुव पर एक समान विद्युत क्षेत्र के कारण क्या बनता है, एक बलयुग्म का निर्माण होता है और जो उस पर क्या करता है, बल आघूर्ण लगाता है। अब बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, ये बल आघूर्ण है ना, तो बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, तो एक बल एवं दोनों बलों के बीच लंबवत दूरी, दोनों बलों के बीच लंबवत दूरी हमने निकाल ली BC। अब इस BC की गणना कर लेते हैं, तो जस्ट BC की गणना करेंगे तो हम यहाँ पे लेते हैं त्रिभुज ABC में, यहाँ पर लिख रहे हैं त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे क्या निकालना है हमको, BC, तो हम ये निकालते हैं अज्ञात बटे ज्ञात, क्या करते हैं, तो BC बटे, अच्छा इस कोण को अपन मान लेते हैं कि माना ये जो कोण है वो कितना है, ठीक है, ये मानकर चलते हैं कि ये विद्युत क्षेत्र से, एक समान विद्युत क्षेत्र से कितना कोण बनाते हुए रखा हुआ है, तो हमने कहा थीटा कोण बनाते हुए रखा हुआ है, ठीक है। इसको, ये जो विद्युत द्विध्रुव है इसको हमने क्या बनाते हुए, कितना कोण बनाते हुए रखा, मान लीजिए थीटा कोण बनाते हुए रखा है। तो ये BC यदि हमको निकालना है तो हम क्या करते हैं, अज्ञात बटे ज्ञात, जब भी हमको कोई रेखा या समकोण त्रिभुज में किसी भी भुजा का मान निकालना होता है तो हम हमेशा ये याद रखिएगा अज्ञात बटे ज्ञात करके आप उस भुजा का मान, क्योंकि उससे हमको वो अनुपात भी मिल जाएगा। तो हमारे पास अज्ञात क्या है, BC, वही निकालना है, ज्ञात क्या है AB, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया
दिया BC बटे AB। तो देखिए यहाँ पर क्या बन जा रहा है, तो ये इसके लिए क्या हुआ, लंब परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनस हो गया। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, लंब बटे कर्ण आएगी, अपन बात करते हैं तो वो क्या होता है sin थीटा। अनुपात दे दिया लंब बटे कर्ण ने, हमको क्या दे दिया अनुपात sin थीटा, अर्थात BC बराबर क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे AB sin थीटा। और AB का मान कितना है, देखिए AB का मान कितना है ये, तो द्विध्रुव की जो लंबाई होती है उसको हमने क्या नाम दिया, उसको हम नाम देते हैं प्रभावकारी लंबाई। प्रभावकारी लंबाई कितनी होती है, तो हमने बोला प्रभावकारी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, तो 12 होती है। प्रभावकारी लंबाई कितनी होती है, 12। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, 2L sin थीटा, ये हमको BC का मान मिल गया। तो मैं यहाँ पर रख दे रहा हूँ इसको उठाकर, ठीक है, ये हो गया QE, ये हो जाएगा 2L sin थीटा, मिल गया। तो अब यहाँ पर देखिए एक चीज और, Q 2L, तो इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ 2LQ E sin थीटा, मिल गया। तो देखिए यहाँ पे 2LQ क्या है, ये 2LQ Q है, ये क्या है, तो देखिए हमको मालूम है क्योंकि इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण है ना, ये वैद्युत द्विध्रुव होता है, उसका अपना एक द्विध्रुव आघूर्ण वो कितना होता है, जिसको हम P से प्रेजेंट करते हैं, वो क्या होता है 2QL। तो इसी को हम क्या लिख देते हैं, तो P E sin थीटा, ठीक है, ये हो गया हमारे पास तो क्या मिला, P E sin थीटा। तो इस तरह से हमने ये देखा कि जो बल आघूर्ण उसका कुछ ना कुछ मान आ रहा है, और बल आघूर्ण का काम क्या कर रहा है, क्या है, तो बल आघूर्ण का काम होता है उस जो भी हमारे पास पदार्थ है, जो भी हमारे पास मटेरियल है, उसको क्या करेगा, वो घूर्णन गति प्रदान करेगा। क्या करेगा, घूर्णन गति प्रदान करेगा। बल आघूर्ण का काम क्या है कि वो किसी भी वस्तु या किसी भी, तो ये क्या करेगा, द्विध्रुव को घूर्णन गति प्रदान करेगा, अर्थात ये कहेंगे इसका कुछ ना कुछ माना है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं, अर्थात इस पे या द्विध्रुव क्या करेगा, द्विध्रुव AB में घूर्णन गति होगी। कौन सी गति होगी, घूर्णन गति होगी। ये कौन बता रहा है हमको, तो ये हमको कौन बता रहा है, इस टाउ का मान। ये टाउ क्या प्रदर्शित करता है कि टाउ का मान यदि कुछ ना कुछ आया है तो हम इतना समझ जाएंगे कि उस द्विध्रुव पर क्या होगा, या किसी भी वस्तु पर जहां पर द्विध्रुव का मान बल आघूर्ण का मान कुछ ना कुछ आता है, वहां पर घूर्णन गति होगी। क्यों, क्योंकि टाउ क्या प्रदान करता है, घूर्णन गति प्रदान करता है। ये जो बल है वो क्या प्रदान करता है, रेखीय गति प्रदान करता है। बल आघूर्ण क्या प्रदान करता है, घूर्णन गति प्रदान करता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या होगा, घूर्णन गति होगी, ये घूमेगा, है ना, लेकिन इसमें रेखीय गति नहीं होगी, मतलब ये इस तरह की गति करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने टाउ निकाल लिया। अब थोड़ा सा इसको और सोच के देखते हैं। ठीक है, देखिए यहां से इसको लिख लीजिएगा। अब इसको इसके आगे थोड़ा सा और सोचते हैं अपन। देखिए ये जो टाउ है वो क्या है हमारे पास, PE sin थीटा। अब ये हमको मालूम है कि टाउ कैसी राशि है, तो हमने 11th क्लास में जाना है, इसको पढ़ा भी है कि टाउ कैसी राशि है, सदिश राशि। ठीक है, टाउ कैसी राशि है, सदिश राशि। ठीक है, और यहाँ पर P कैसी राशि है, ये भी सदिश है, E कैसी राशि है, ये भी सदिश है। तो दो सदिशों के बीच ऐसा कौन सा रिलेशन होता है जिसके कारण हमको एक सदिश राशि मिलती है। तो ये सदिशों में हमने पढ़ा हुआ है, सदिशों की गुणधर्म में पढ़ा हुआ है, सदिशों की गुणा में पढ़ा हुआ है, सदिशों का योग का नियम पढ़ा हुआ है। तो इन दोनों के बीच ऐसा कौन सा रिलेशन आएगा, और वो भी क्या है, गुणा में, है ना। तो हम ये क्या कहेंगे, हमको ये मालूम है कि A क्रॉस B, दो सदिशों का यदि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है तो वो क्या हो जाता है आपका AB, उनका जो परिमाण होता है वो AB sin थीटा n के होता है। तो वही चीज यहाँ पर भी कि इन दोनों का क्या हो जाएगा, क्रॉस। मतलब ये कि टाउ को यदि सदिश रूप में लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, सदिश P मल्टीप्लाइड बाय सदिश
ठीक है। तो इस तरह से इनके मध्य जो रिलेशन आएगा वो क्या आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट का, मतलब हम इसको बोलेंगे सदिशों का सदिश गुणनफल। ठीक है, सदिशों का सदिश गुणनफल, जो दो सदिश मिलकर के हमको एक तीसरा सदिश देंगे। क्लियर है। तो इस तरह से हमने ये देखा। अब थोड़ा सा इनमें इसकी स्थिति में हम बात करते हैं कि यदि मान लीजिए ये जो AB है इसको हमने क्या किया, मान लीजिए यहाँ पर जो AB है उसको हमने क्या किया, इस तरह से ऐसे तीन स्थितियां हैं, तीन स्थितियों में इसकी बात करते हैं ना, स्पेशल कंडीशन, इसको लिख देते हैं अपन विशेष स्थितियां, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, चलो ये लिख लेंगे आप लोग। इसके आगे के मैं आपको बता रहा हूं, इसी में हम देखते हैं यहाँ पर विशेष स्थितियां, विशेष स्थितियां, विशेष स्थितियां। तो इसमें अपन पहला देखते हैं। ठीक है, ये स्थिति, ये हमारे पास द्विध्रुव, ठीक, और हमने ये इस तरह से द्विध्रुव को रखा। ठीक है, ये, और हमारे पास विद्युत क्षेत्र भी ऐसे है, और हमने द्विध्रुव को भी ऐसे। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये मतलब अब ये द्विध्रुव कैसा है, तो यहाँ पर ये जो थीटा है उसको हमने क्या किया, ऐसे लगा के ऐसे, तो थीटा कम होते होते क्या हो गया, 0। तो इस स्थिति में देखिए ये क्या है, P, और ये क्या है, P, दोनों का डायरेक्शन कैसा है, सेम है। तो इस स्थिति पे क्या होगा, थीटा बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, और थीटा बराबर 0 होगा, टाउ कितना हो जाएगा, देखिए टाउ का मान कितना होगा, 0। किससे लगा, देखिए Pe साइन थीटा की जगह 0, तो साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है, अर्थात टाउ का मान कितना हो जाएगा, 0। अर्थात यदि इसको इस स्थिति में रख दिया जाए, इस स्थिति में पहले इस स्थिति मतलब इसको हम विद्युत क्षेत्र के अनुदिश रख दें, किसको, विद्युत द्विध्रुव को यदि हमने क्या कर दिया, विद्युत क्षेत्र के अनुदिश, उसी की दिशा में रख दिया है ना, विद्युत क्षेत्र की विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही रख देते हैं, तो उस पर लगने वाला टाउ कितना हो जाएगा, 0। अब तीसरी स्थिति देखते हैं, ये हमारा विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, और हमारे पास ये हमने क्या रखा है, विद्युत द्विध्रुव, ये हो गया हमारे पास माइनस, ये हो गया हमारे पास प्लस। ठीक है, तो इस स्थिति में देखिए थीटा कितना हो जाएगा, तो थीटा हो जाएगा 90, और थीटा 90 हो जाएगा तो टाउ की गणना कर लेते हैं, तो टाउ कितना हो जाएगा, देखिए तो Pe sin 90, और sin 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो हमारे पास टाउ कैसा होगा, तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, P into E, अर्थात यहाँ पर टाउ कैसा होगा, Pe हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से तीसरी स्थिति देखते हैं। तीसरी स्थिति में क्या होगा, ये विद्युत क्षेत्र है और ये हमारे पास क्या है, ये यहाँ पर हमारे पास प्लस Q हो गया और ये माइनस Q, मतलब हमारे पास P की दिशा क्या हो गई, तो ये हो गई, और विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो गई, ये हो गई। मतलब हम ये बोलेंगे कि विद्युत द्विध्रुव को हमने क्या किया, ऐसे पलटा के रख दिया। ठीक, इस स्थिति में टाउ का मान देखिए, तो देखिए यहाँ पर इसकी दिशा ये है, ठीक है, और विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, तो दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है, तो हमने बोला देखो ये विद्युत क्षेत्र को हम कैसे ले लेंगे, सॉरी विद्युत द्विध्रुव को ऐसे उठा करके ऐसे लेंगे, यहाँ से देखिए यहाँ पर कितने से कोण बनता है, 180, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 180, और थीटा बराबर 180 हो जाता है, तो देखिए क्या हो जाएगा, Pe sin 180, और sin 180 का मान, चूंकि यहाँ पे लिख देता हूँ sin 180 का मान कितना होता है, 0 होता है। ये आपको नहीं पता तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, sin 90 प्लस 90 क्या हो जाएगा, cos, द्वितीय चतुर्थांश में 90 प्लस 90 मतलब cos 90, और cos 90 का मान 0 होता है, तो पता है। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम उसको निकाल कर बोलेंगे, तो टाउ की स्थिति में क्या होगा, 0 होगा। तो देखिए यहाँ पर जो बल आघूर्ण है यहाँ भी 0 है, इसका मतलब यदि टाउ 0 है तो यह रोटेशनल मोशन संतुलन की स्थिति में आ गया, संतुलन की स्थिति में आ गया, मतलब ये इसमें गुणन गति नहीं होगी, इस स्थिति में भी गुणन गति नहीं होगी, गुणन गति किस स्थिति में होगी, इस स्थिति में, दूसरी वाली। ठीक है, अब एक बात ये कि ये संतुलन में है, ये भी संतुलन में, दोनों संतुलन में है ना, तो इसमें भी संतुलन की स्थिति दो तरीके से अपन देखते हैं, स्टेबल और
अनस्टेबल। मतलब ये संतुलन की स्थिति में स्टेबल है या नहीं, ये संतुलन की स्थिति में ये भी है, क्या ये स्टेबल है या ये स्टेबल है, मतलब यहाँ पर ये स्थिर संतुलन। थोड़ा सा डेप्थ में अपन चले जाते हैं और डेप्थ में चले जाते हैं, कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेता है, तो उस चीज को लेकर के हम थोड़ा सा डेप्थ में चले जाते हैं। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि संतुलन की जो स्थिति होती है वो भी दो प्रकार की होती है, स्थिर संतुलन और अस्थिर संतुलन। देखिए यहाँ पर यदि अपन क्या करते हैं, इसको इस विद्युत द्विध्रुव को थोड़ा सा भी ऐसा घुमाते हैं तो वो फिर से अपनी स्थिति में आएगा। क्यों? क्योंकि इस पर ये बल कार्य करना चालू कर देगा, वो उसको ऐसा फिर से कर देगा, ठीक है। और थोड़ा ऐसे ऊपर उठाते हैं फिर ऐसे कर देगा, तो इसको थोड़ा ऐसे समझ लेते हैं। देखिए क्या होता है इसको समझने के लिए, जैसे यहाँ में ये कुछ रखा है, ठीक है, ये हमने कुछ रखा है, ठीक। इसको हमने क्या किया, यदि मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से ऐसे करूं, ठीक, देखो ये अभी संतुलन की स्थिति में अपन इसको ऐसे लेते हैं, ठीक है। ये इसको मैंने थोड़ा सा ऐसे किया और ऐसे करके छोड़ दिया, तो क्या हो गया, नीचे गिर गया, ठीक। तो ये कौन सी संतुलन में था, अभी कैसे था, देखिए जैसे अभी कैसे था संतुलन में, लेकिन मैंने इसको क्या किया, इस तरह से किया और इस तरह से करके छोड़ दिया, ये क्या हुआ, संतुलन में है क्या, नहीं। ये दोबारा वापस अपनी स्थिति में है क्या, नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये जो स्थिति थी संतुलन, स्थिर संतुलन की स्थिति में नहीं था, ये क्या था, अस्थिर, क्योंकि पुनः अपनी स्थिति में वापस नहीं आया। लेकिन इसको अब मैं इस तरह से पकड़ूं और मैंने इसको ऐसे किया, ठीक है, और इसको छोड़ दिया, तो ये कहां से आ गया, फिर से अपनी स्थिति में आ गया। देखिए ये यहाँ से हमने इसको ऐसे किया फिर अपनी स्थिति में आ गया, ठीक है, ये यहाँ से फिर ऐसे किया फिर अपनी स्थिति में आ गया। इसका मतलब ये किस संतुलन की स्थिति में है, ये हम बोलेंगे स्थिर संतुलन की स्थिति में। तो फिर से देखिए यहाँ पर फिर हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो देखिए यहाँ पर यदि हमने ये द्विध्रुव को थोड़ा भी विक्षेप किया तो ये कहाँ आ जाएगा, अपनी स्थिति में आ जाएगा। यहाँ पर अब इस स्थिति को थोड़ा जानते हैं, यदि मैंने थोड़ा सा भी इसको ऐसे किया तो ये घूम करके कहाँ आ जाएगा, मतलब क्या इधर जाएगा वापस, नहीं, ये कैसा है, क्योंकि इस पर प्लस पर जैसे ही मैंने इसको ऐसा किया तो प्लस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगना चालू हो जाएगा और माइनस पर इस दिशा में, तो ये कैसे चल जाएगा, ऐसे पुनः अपनी स्थिति में आएगा क्या, नहीं, संतुलन की स्थिति में है लेकिन अस्थिर संतुलन की स्थिति में। कैसे है, अस्थिर संतुलन की स्थिति में, और ये किस स्थिति में, स्थिर संतुलन की स्थिति में। तो संतुलन की स्थिति भी अलग अलग होती है हमारी, स्थिर संतुलन और अस्थिर संतुलन। तो अब आपको यदि क्वेश्चन आता है कि क्या विद्युत द्विध्रुव यदि विद्युत क्षेत्र के अनुदिश रखा हुआ है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा हुआ है, और तो क्या उसमें बल आघूर्ण लगेगा, तो हमने बोला नहीं लगेगा। और इसके विपरीत दिशा में लगा हुआ है, तो विपरीत दिशा में मतलब ऐसे लगा हुआ है तो उस पर बल आघूर्ण नहीं लगेगा। तो इसमें स्थिर संतुलन की स्थिति किस स्थिति में होगा, तो हम बोलेंगे पहली वाली स्थिति में। इसमें ये क्या है, स्थिर संतुलन की स्थिति में, क्योंकि इसमें थोड़ा भी विक्षेप करेंगे तो वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगा, ठीक है। इसमें यदि थोड़ा विक्षेप किया जाए तो अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आएगा। तो इस तरह से थोड़ा सा अपन थोड़ा और डेप्थ में चले गए, ठीक है। तो हमने ये देख लिया, ये क्या था, बल आघूर्ण का परिमाण था और उसका ये सदिश रूप कहाँ पे, यहाँ पर अभी हमने देखा हुआ है, ठीक है। तो सदिश रूप भी देख लिया। अब हम आते हैं, देखिए अब इसमें क्या लगा, बल आघूर्ण लग रहा है, ठीक है। क्या देखा, अभी हमने देखा बल आघूर्ण के बारे में हर चीज देखी। अब देखते हैं कि जब इसमें बल आघूर्ण लग रहा है तो रोटेशनल मोशन होगा, मतलब घूर्णन गति तो होगी, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि यदि ये जो एक समान विद्युत क्षेत्र है, इसमें हमारे पास एक क्या रखा हुआ है, विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, ठीक है ना, ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, उसमें विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। यदि ये विद्युत क्षेत्र एक समान नहीं होता है ना, यदि एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यदि एक समान विद्युत क्षेत्र ना हो तो क्या होगा, तो हमने जो नेट बल निकाला था वो कितना मिला था, 0 मिला। अब मान लीजिए ये विद्युत क्षेत्र कैसा है, ऐसा है,
और यहाँ विद्युत द्विध्रुव है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो बल रेखाओं का घनत्व क्या है, यहाँ ज्यादा है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ ज्यादा होगी, तो इस पे लगने वाला बल यहाँ ज्यादा होगा। मान लीजिए यहाँ 10 न्यूटन का लग रहा है और यहाँ पर बल कितना लग रहा है, हमने बोला ये बोल देते हैं कि 6 न्यूटन का लग रहा है। यहाँ 10 न्यूटन का बल लग रहा है और यहाँ 6 न्यूटन का बल लग रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की जो बल रेखा है उसका घनत्व अधिक है, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। और यहाँ पर कम होगी, हमने बोला 6 न्यूटन है, यहाँ पर 10 न्यूटन है। ठीक है, तो क्या ये इसमें कौन सी गति है, हम है ना। तो ये नेट बल कितना हो जाएगा, देखिए 10 4, तो 10 में से 4 चला जाएगा, 6 चला जाएगा तो बचेगा 4। तो 4 न्यूटन से ये किधर जाएगा, हमने बोला 4 न्यूटन से ये इधर आएगा। ठीक है, 4 न्यूटन से ये इधर आएगा, इसका मतलब इसमें क्या होगा, तो कुछ एक रेखीय गति होगी। ठीक है, रेखीय गति होगी। यस, यदि असमान विद्युत क्षेत्र हुआ, एक समान विद्युत क्षेत्र नहीं रहता है, तो उसमें क्या होगा, नेट बल शून्य नहीं होगा, नेट बल शून्य नहीं होगा। और कौन सी गति होगी, रेखीय गति होगी। यदि फिर पूछता है क्वेश्चन, फिर कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है, क्या रेखीय गति तो होगी, क्या घूर्णन गति होगी, घूर्णन गति, क्या घूर्णन गति होगी। तो फिर से बात आती है कि अब फिर सोचने की बात आ जाती है कि यार घूर्णन गति ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये 10 न्यूटन का है, यहाँ 6 न्यूटन का है, तो 10 में 6 है कि नहीं, तो हमने बोला हाँ, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, 6 प्लस 4 है, 10 न्यूटन का ऐसा लिखा जा सकता है। तो देखिए ये 6 न्यूटन और ये 6 न्यूटन दोनों मिलकर के क्या बना दिए, बलयुक्त बना दिए। ठीक है, 4 न्यूटन से वो क्या हो रहा है, इस तरफ रेखीय गति कर रहा है, लेकिन वो जो 4 न्यूटन की अधिकता के कारण वो इस तरफ रेखीय गति कर रहा है, और साथ में वो 6 और वो 6 दोनों मिलकर के क्या करेंगे, घूर्णन गति करेंगे। अर्थात उसमें यदि विद्युत क्षेत्र असमान हो तो दोनों गतियां, कौन कौन सी गति मिलेगी, रेखीय गति भी होगी और घूर्णन गति भी होगी। क्लियर है। ठीक है, ये छोटी सी चीज थी, छोटा सा कंसेप्ट था, पूछा जा सकता है, दैट्स व्हाई ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको पूछा जा सकता है, तो ये आपको काम है। अब आते हैं कि हमारे पास एक समान विद्युत क्षेत्र हमने रखा हुआ, ये एक समान विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, अब इस पर हमने क्या रखा है, तो इस तरह से हमने एक विद्युत द्विध्रुव रख दिया। ठीक है, तो इस पर जब बल आघूर्ण लग रहा है, बल आघूर्ण लग रहा है, तो इस पर क्या होगा, ठीक है, ये इसमें क्या हो रहा है, घूर्णन गति हो रही, घूर्णन गति हो रही है, बल आघूर्ण लग रहा है, तो इसमें कार्य भी होगा। भाई सीधी सी बात है, जब हम देखिए क्या हो रहा है, यदि हम साइकिल है, साइकिल के हैंडल को देखिए, साइकिल के हैंडल में क्या हो रहा है, हम जब साइकिल के हैंडल को इस तरफ ऐसे घुमा रहे हैं, तो यहाँ पर भी क्या लग रहा है, बल लग रहा है। ठीक है, और क्या हो रहा है, यहाँ पर विस्थापन हो रहा है, कौन सा विस्थापन होगा, तो हम इसको घूर्णन गति में पढ़ चुके हैं 11th क्लास में, जब भी बल आघूर्ण की बात करते हैं तो विस्थापन कौन सा होता है, कोणीय विस्थापन। कौन सा विस्थापन होता है, कोणीय विस्थापन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कोणीय विस्थापन हो रहा है। ठीक है, कोणीय विस्थापन हो रहा है, लग क्या रहा है, बल आघूर्ण लग रहा है, तो कार्य भी होगा। तो हम लिख देते हैं कि किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव के कारण किया गया कार्य। ठीक है, तो देखिए यहां पर कार्य बराबर क्या हो जाता है, तो हमको मालूम है कार्य बराबर बल गुना विस्थापन होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बल आघूर्ण लग रहा है, बल तो 0 हो गया, मतलब यहाँ पर ये कार्य किसके कारण होगा, टाउ, तो टाउ है ना, और विस्थापन कौन सा होगा, तो जब कार्य टाउ लेते हैं तो विस्थापन हम क्या लिखेंगे, कोणीय विस्थापन, तो टाउ इनटू थीटा ये। लेकिन भाई इस थीटा को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कुछ ऐसा है नहीं, तो हमारे पास क्या है, तो हमारे पास दूसरी विधि है। हम क्या करते हैं कि इसमें जो
कार्य हो रहा है उसको हम ये मान लेते हैं कि वो छोटा छोटा है ना, छोटे छोटे भागों में कैलकुलस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि माना माना एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव द्वारा डी थीटा घूमने में किया गया कार्य क्योंकि यहाँ पर एक ही विस्थापन छोटा है तो कार्य भी क्या होगा, छोटा होगा। तो कितना हो जाएगा, टाउ इंटू डी थीटा। ठीक है, अब ये मानते हैं कि उसकी स्थिति क्या है। अब ये मानकर चलते हैं कि जो हमारे पास विद्युत द्विध्रुव है उसकी स्थिति थीटा 1 से कहाँ गई, थीटा 2। तो हम ये मान लेते हैं कि अब थीटा 1 से थीटा 2 तक द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कुल कार्य निकाल लेते हैं। कुल कार्य तो क्या हो जाएगा हमारे पास, बराबर थीटा 1 से थीटा 2, ये हमारे पास टाउ डी। ठीक है, टाउ की वैल्यू अभी हमने निकाला हुआ है, आप पीछे देख सकते हैं, ये आपने लिख लिया हो तो ठीक है। क्या है, पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, देखिए यहाँ पर पी ई साइन थीटा का क्या हो जाता है, तो साइन थीटा का समाकलन ऐसे ले लेते हैं, थीटा 1 से थीटा 2 साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, तो हम बोलेंगे माइनस कॉस थीटा। क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस पी ई। ठीक है, ये क्या यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉस थीटा, थीटा 1 से थीटा। ठीक, इस तरह से हम यहाँ पर जब लेते हैं तो इस माइनस ये हो गया माइनस पी ई। ठीक है, हमने क्या लिखा, देखिए लिमिट कर दीजिए, अपर लिमिट कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। अब यहाँ माइनस को मैं अंदर ले जाऊं तो ये थीटा 1 सामने आ जाएगा, थीटा 2 बाद में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्या निकल गया, कार्य निकल गया। अब इस कार्य को थोड़ा सा और देखते हैं कि यदि हम मान लेते हैं कि हम 0 से कहां तक ले जा रहे हैं, है ना, इसमें हम क्या मान लेते हैं कि माना हमने कहां से कहां तक ले गया, तो एक कंडीशन, स्पेशल कंडीशन मान लेते हैं, इसको हम 0 से कहां ले गए, वो चित्र आपको बना के रखना है, अभी जगह नहीं है तो मैंने लिख दिया है। देखिए यहाँ पर कार्य क्या हो जाएगा, कहां से, 0 से थीटा तक घुमाने में किया। अब यहाँ लिखेंगे, अब 0 से थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य, कुल कार्य। ठीक है, तो 0 थीटा 1 की जगह 0 रख देते हैं और थीटा 2 की जगह थीटा रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, कार्य बराबर पी ई कॉस 0 माइनस कॉस थीटा। तो क्या हो गया, देखिए पी ई कॉस 0 की जगह क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा। ये हो जाएगा हमारा कुल कार्य। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास कार्य की गणना हो जाएगी। इसमें भी हम क्या करेंगे, विशेष स्थितियां देखेंगे, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। विशेष स्थितियां,
क्या हो जाएगी पहली स्थिति, फिर से वही ये हमारे पास विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, और इसी दिशा में हमारा क्या रखा हुआ है, मान लीजिए ये P की दिशा है, मतलब विद्युत द्विध्रुव की दिशा, और ये किसकी दिशा है, तो E की दिशा है, ये वाली E की दिशा है, दोनों सेम है, मतलब थीटा बराबर क्या, 0, और थीटा बराबर यदि 0 होता है तो यहाँ पर रखकर देखिए कार्य कितना हो जाएगा, तो कार्य बराबर हमको मालूम है PE 1 माइनस कॉस थीटा, यदि मैं 0 रख देता हूँ, यहाँ पर 0 रखता हूँ कॉस थीटा की जगह, तो PE क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 मतलब 0, तो किया गया कार्य कैसा होगा 0। दूसरी स्थिति में देखते हैं, ये हमारे पास द्विध्रुव है, ठीक है, और ये हमारे पास E की दिशा है, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा, ये हमारे पास क्या है, तो हमने बोला प्लस Q और ये माइनस, ठीक है, दोनों के बीच बना कोण कितना है 90, अर्थात थीटा बराबर 90 मीटर, तो W मतलब किया गया कार्य कितना हो जाएगा, तो देखिए PE 1 माइनस cos 90, और cos 90 का मान चूंकि करके लिख देता हूँ cos 90 इक्वल्स टू 0, देन हमको क्या मिलेगा आंसर PE, तो कार्य कितना हो जाएगा आपका PE, ठीक है। इसी तरह से तीसरी स्थिति देखते हैं, तीसरी स्थिति में क्या होगा, तो इसको हमने क्या किया, द्विध्रुव को ऐसे घुमा दिया, मतलब अब द्विध्रुव की दिशा कैसे हो गई, तो हमने कहा ये द्विध्रुव की दिशा ये P की दिशा होगी ये, और ये E की दिशा, मतलब क्या है दोनों विपरीत है, वो ऐसे घुमा, पूरा कितना घूमेगा, तो यहाँ से ऐसे घूमते जा रहा है, मतलब कितना थीटा इज इक्वल्स टू कितना 180, थीटा इज इक्वल्स टू 180, तो क्या हो जाएगा W इज इक्वल्स टू PE, ठीक है, 1 माइनस अभी cos 180, तो cos 180 को क्या लिख सकते हैं 90 प्लस 90, तो क्या हो जाएगा sin 90 माइनस sin 90, अर्थात इसका मान कितना आ जाएगा आपका -1, ये माइनस 1 ये हो जाएगा, देखिए 1 माइनस 1 किसका मान है cos 180 का, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा PE 1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इंटू 2, अर्थात क्या हो जाएगा 2PE, ये तो किया गया अधिकतम कार्य, ये जो कार्य होगा वो क्या होगा तीसरी स्थिति में अधिकतम होगा। इज दैट क्लियर, ये तीनों स्थिति आपको समझ में आ गई, ठीक है। पहली स्थिति अनुदिश इसके विद्युत क्षेत्र के अनुदिश हमने रखा, इसकी द्विध्रुव की दिशा, फिर हमने उसको 90 अंश पे कर दिया, फिर हमने उसको क्या कर दिया 180 पे कर दिया, तो हमने देखा कि उस 180 करने पर हमको ज्यादा कार्य करना होता है। फिर बात आती है किसकी, स्थितिज ऊर्जा की, कि किसी बात है जब कार्य हम कर रहे हैं, बल लागू कर रहे हैं, कार्य हो रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसमें ऊर्जा भी होगी, और वो ऊर्जा कितनी होगी उसको हम निकालने के लिए क्या करते हैं, तो उसके लिए हम गणना करते हैं, चलिए देखते हैं। के कारण द्विध्रुव की विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, तो देखिए आप लोगों के बुक में जो दिया गया है, आप लोगों की बुक में जो दिया गया है उसमें माध्य स्थिति मतलब एक स्टैंडर्ड पोजीशन ले लिया है, 90 डिग्री से π/2 से थीटा तक ले जाने में किया गया कार्य सेम रहेगा प्रोसेस कार्य के निकालने के लिए, और कार्य को हम क्या कर देंगे, क्योंकि कार्य ही ऊर्जा की माप होती है तो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। तो थोड़ा सा अलग हटके हम सोचते हैं, हम मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, ये विद्युत क्षेत्र है, ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, ये हमने क्या किया, इधर कहीं से इधर कहीं से हमने क्या किया, अच्छा इसको, अच्छा एक बात और थोड़ा इसको समझ लीजिए, है ना, हमने इसको उठाया, यहां से उठा करके यहां लाके रखा, ठीक है, तो कितनी ऊंचाई तक उठाया, यहां से यहां तक, तो देखिए इसके पास कितनी ऊर्जा आ गई, स्थिर ऊर्जा इसकी कितनी हो गई, तो हमको मालूम है इसकी स्थिर ऊर्जा कितनी हो गई mg
एच मतलब हमने एच हाइट तक इसको उठा करके लाया, मतलब हमने क्या किया, बल लगाया। कितना बल लगाया, mg, ठीक है। कितनी ऊंचाई तक लेकर आए, तो h ऊंचाई तक लेकर आए, mg h। तो इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी हो गई, mg h यहाँ पर, ठीक है। उसी तरह से मतलब हमने क्या किया, उसको कहां से लेकर आए, नीचे से लेकर आए। उसी तरह से हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हमने क्या किया, एक धन आवेश कहां से लेकर आए, अच्छा ये विद्युत क्षेत्र कहां तक होता है, तो काफी दूर तक होगा। तो हमने कहा किया, इसको हम कहां से लेकर आते हैं, विद्युत क्षेत्र कहां जीरो होता है, तो हमको मालूम है विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। यदि मैं इसको क्या कर दूं, इनफाइनाइट कर दूं, तो फाइनली मुझे क्या मिल जाएगा, e = 0। अर्थात हम क्या करेंगे, कहां से लेकर आएंगे, अनंत से लेकर आएंगे। फिर तो एक बात और मैं बता दूं आपको कि अनंत हम किसको कहेंगे, तो मान लीजिए हमारे पास एक चार्ज है यहाँ से, इसका प्रभाव क्षेत्र कहां तक है, यहाँ तक, ये प्रभाव क्षेत्र, मतलब सिर्फ यहाँ तक ही वो प्रभाव अपना प्रभाव रख सकता है या डाल सकता है, इसके आगे इसका प्रभाव नहीं है। जैसे एक टावर है हमारे घरों में या हमारे गाँव में टावर होता है, ठीक है। ये टावर होता है, जैसे हम इससे दूर जाते जाते हैं तो हमारे जो मोबाइल की डंडी है, आपने देखा होगा, वो 1 कम हुई, 2 कम हुई, 3 कम हुई, और कुछ ऐसी दूरी आती है जहाँ पर वो पूरी डंडी खत्म हुई, मतलब नो टावर ही नहीं दिखाता। टावर नहीं दिखाता मतलब हम ये बोलते हैं कि यहाँ पर टावर नहीं है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र नहीं है, और जहाँ पर विद्युत क्षेत्र नहीं है वो उस टावर के लिए क्या हो गया, इनफाइनाइट दूरी हो गई, ठीक है। तो इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं कि यहाँ से आप क्या है पूरा उधर चले जाए, आसमान पर चले जाए और वहां से लेकर आ रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। इनफाइनाइट का मतलब इस चार्ज के लिए इनफाइनाइट मैंने क्या कहा, ये होगा, ये होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका प्रभाव क्षेत्र यहाँ है, क्योंकि इसके जस्ट बाद ही कोई भी हम आवेश को इधर रखते हैं तो ये इस पर कोई भी बल नहीं लगाता। क्यों, क्योंकि वो यहीं तक उसकी ताकत है, यहाँ तक उसकी ताकत है, इसकी ताकत से बाहर। तो यदि हमारी ताकत से बाहर, हमारी कल्पना से बाहर क्या कहलाता है, अनंत कहलाता है। हमारी कल्पना से बाहर क्या कहलाएगा, अपरिमित कहलाएगा, अपरिभाषित कहलाएगा। बात समझ में आ रही है ना। तो वही चीज अपरिभाषित का मतलब समझ में आया, अनंत का मतलब समझ में आया। किसी आवेश के लिए, अर्थ के लिए क्या है, तो अर्थ के लिए अर्थ के वायुमंडलीय क्षेत्र से, अर्थ के प्रभाव क्षेत्र से बाहर, अर्थ के लिए अनंत हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से किसी आवेश के लिए अनंत की बात ये होगी, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, अनंत से किसको लेकर आ रहे हैं, तो अनंत से हमने इस +q को लेकर आए, कहां तक, विद्युत क्षेत्र को, विद्युत क्षेत्र तक लेकर आए। तो जब इसको यहां से यहां तक लाएंगे तो कितना कार्य करना पड़ेगा, तो हमको मालूम है कितना कार्य करना पड़ता है। तो कार्य बराबर जस्ट अभी हमने निकाला, क्या निकाला था, है ना, या कार्य बराबर, चलो ये कार्य अभी इसके पहले हमने कार्य निकाला था कि नहीं निकाला, तो वो कार्य हम यहाँ पर करेंगे कि यहाँ से हमने इसको कहाँ तक लेकर आया, यहाँ ये लेकर, मैंने यहाँ लेकर, ये क्या हो जाएगा, प्लस मान लेते हैं, चलो इस कार्य को ऐसे नहीं, मतलब जब हम इसको लेकर आएंगे तो ऑब्वियसली इसकी स्थिति ऊर्जा कितनी होगी, तो मैंने इसको ऐसे मान लिया, चलो U1, इसकी स्थिति ऊर्जा क्या मानकर चलते हैं, है ना। समझना इस बात को थोड़ा ध्यान से, कहां से लेकर आ रहे हैं, अनंत से मैंने इस +q को कहां लेकर आया, यहां तक लेकर आया। उसकी ऊर्जा कितनी हो जाएगी, सीधी सी बात है, इस पर मैं कार्य कर रहा हूं, यहाँ पर ये प्लस से माइनस, तो ये इस पर मैंने कार्य किया, कार्य करके यहाँ तक लेकर आया, तो मुझे U1 मतलब इसकी जो ऊर्जा होगी कितनी हो जाएगी, U1। सीधी सी बात है, जिस भी बिंदु पर आप कार्य करोगे, जैसे मैंने इसको उठा करके h ऊंचाई तक लेकर आया, तो जो स्थितिज ऊर्जा होगी, मैंने जो ऊर्जा खर्च की इसको उठाने पर, वो ऊर्जा किस पर ट्रांसफर हो जाएगी, इस पर। किस रूप में हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। जैसे मैंने एक चौक लिया, चौक को उठाया और यहाँ पर लाकर रख दिया, तो इस पर मैंने क्या किया, कार्य किया। जिस पर हम कार्य करते हैं स्थितिज ऊर्जा उस पर क्या हो जाती है, संचित, उस पर ट्रांसफर हो जाती है। किस रूप में, स्थिति, उस वस्तु पर, जिस वस्तु पर हम क्या करते हैं, कार्य करते हैं। फिर से स्थितिज ऊर्जा, जब भी हम किसी वस्तु पर कार्य करते हैं, पदार्थ पर कार्य कर रहे हैं, या आवेश पर कार्य, किसी पर भी जब हम कार्य करते हैं, तो हमारी जो ऊर्जा होगी वो किस पर, उस जिस पर हम कार्य कर रहे हैं उस पर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी। तो वही चीज की मैंने +q आवेश को कहां लेकर आया, विद्युत क्षेत्र पर लेकर आया, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, हमने यहाँ मान लिया U1 के लिए, ठीक।
इसी तरह से हमने क्या किया -q, अब मैं क्या कर रहा हूँ -q लेके आ रहा हूँ। -q को उठाया है ना, और कहां तक लेकर आया, यहां तक लेकर आया, कहां तक, यहां तक लेकर आया। तो यहां तक लाने पर देखो +q को लाया तो कार्य हमको कितना ऊर्जा होगी इसकी, -q को यहां तक लेकर आएंगे, यहां तक इसी बिंदु तक लेकर आएंगे तो कितना, इसमें भी इसकी ऊर्जा कितनी हो जाएगी, लेकिन किसको लेके आ रहे हैं, माइनस को, तो माइनस को लेके आ रहे हैं तो चूंकि ऊर्जा कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है, किसके कारण, किस पर है, माइनस पर, इसको माइनस कर दिया। तो इसकी स्थिति ऊर्जा कितनी है यहां तक लाने पर, तो हमने बोला -u, यहां तक ला रहे हैं तो u1 किसको, +q, -q को ला रहा हूं तो मैंने, क्योंकि दोनों को लाने पर कार्य बराबर करना है, क्यों, क्योंकि ये कैसा एक समान विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र है मतलब प्रत्येक बिंदु पर जो बल लगेगा वो बराबर होगा, ठीक। लेकिन हमने -q को यहां तक तो लाया, यहां से ला करके हम कहां तक ले गए, यहां कितनी दूरी तक ले गए, इसको हमने मान लिया यहां पर 2l तक, और ठीक है, इस -q को फिर से यहां कितनी दूरी 2, तो हमने बोला 2, देखो ये क्या हो जाएगा, इसको इस पर, तो क्या हो जाएगा ये 2Lq × E, इसमें लगने वाला बल क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, है ना। अर्थात इसको, इस -q को यहां से यहां तक लाने पर जो किया गया कार्य होगा वो कितना हो जाएगा, किसको, इस -q को यहां से कितने 12, हम बनाना क्या चाह रहे हैं, द्विध्रुव, है ना, क्या बनाना चाह रहे हैं, द्विध्रुव, तभी तो हम -q को इस दूरी पर रख देंगे, कितनी दूरी कहते हैं उसको हम, 2l, तो हमने यहां तक लाया, किसको, इस -q को यहां तक, मतलब यहां तक लाने पर कितना कार्य, -q को यहां तक लाया तो कितना कार्य करना पड़ा, -u2, है ना, और जब यहां से यहां तक लाया तब कितना कार्य, जिसको हम p बोल देते हैं, कितना कार्य करना पड़ा, p, तो कुल कार्य कितना हो जाएगा, या कुल ऊर्जा, इस विद्युत द्विध्रुव की कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो हम बोलेंगे देखिए कुल ऊर्जा, विद्युत द्विध्रुव की कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो हमने बोला u1 -u2, है ना, प्लस p, ठीक है। और देखिए यहाँ पर ये u2, तो हम बोलेंगे क्योंकि दोनों यहाँ तक ला रहे, दोनों को किया गया कार्य u1 u2 कैसे होंगे, बराबर होंगे, दोनों की ऊर्जा कैसे होगी, बराबर होगी, और जब बराबर होगी, क्योंकि आवेश कैसे होते हैं, आवेश का परिमाण एक समान है, द्विध्रुव जब बनाते हैं, जब द्विध्रुव की मैं बात कर रहा हूं तो आवेश का परिमाण कैसा होता है, एक समान होता है, एक समान होता है तो उसमें लगने वाला बल भी कैसा होगा, एक समान होगा, और लगने वाला बल एक समान होगा तो किया गया कार्य भी एक समान होगा, और किया गया कार्य एक समान होगा तो उन पर जो उनकी स्थितिज ऊर्जा है उनकी वो भी एक समान होगी, तो ये दोनों एक जैसे बराबर है, एक धन और एक ऋण कैंसिल हो जाएंगे, तो कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी, ठीक है, बस। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो वैद्युत द्विध्रुव है इसकी इस स्थिति पर हम इसकी कुल ऊर्जा को हम क्या बोलेंगे, कितनी है, P, इज दैट क्लियर, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इसकी स्थिति को चेंज करते हैं, हम इसको क्या करते हैं, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं, क्या मैंने एक वो बता दिया है आपको, एक तरीका, ठीक है, कि इस तरह से हम विद्युत द्विध्रुव बनाएं और इसकी स्थिति ऊर्जा को हम देखते हैं। तो अब हम क्या करते हैं एग्जैक्टली, हम ये चाहते हैं कि जो बुक है, अब मैं आपको बुक के हिसाब से बता देता हूँ, ये तो मैंने केवल अपना एक कंसेप्ट बता दिया है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि बुक के हिसाब से, तो उसने मानक स्थिति, बुक में क्या मान दिया है, मानक स्थिति, मानक वही ले लेंगे हम लोग, फिर से वही लिखेंगे, माना एक विद्युत द्विध्रुव AB जो विद्युत एक समान विद्युत क्षेत्र किसमें रखा हुआ है, एक समान विद्युत क्षेत्र E पर रखा हुआ है ना, किस पर रखा हुआ है, एक समान विद्युत क्षेत्र E पर रखा हुआ है, ठीक है। उसे मानक स्थिति क्या मानेंगे, π/2 से कहां तक, थीटा तक लाने में किया गया कुल कार्य, है ना, मैं सीधे कुल कार्य को लिख रहा हूं, उसके पहले जो आप उसमें लिख रहे थे, किसमें, मानक स्थिति, मतलब ये मानक स्थिति, ये लिख रहा हूं ना, मानक स्थिति, ठीक है। इतने से इतने तक, तो हमने क्या लिखा, कुल कार्य,
और आप इसी को किसमें देखेंगे, जब हमने कार्य निकाला था तो उसमें जो स्टार्ट किया था वो डी थीटा, मतलब ये जो है डी ओमेगा, ये डी थीटा टाउ इनटू डी थीटा, ये सब आप लोग वहां से सारी चीजें नोट कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर आप इसको इसमें लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए क्या आ गया था हमारे पास पी, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या था cos, ये जो कार्य आया था ये क्या था cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं पी, ठीक। cos थीटा 1 कहाँ से, तो हमने पाई बाई 2 से माना किसकी थी, पाई बाई 2 से कहाँ तक लेकर आ गया हम, थीटा तक, तो cos थीटा, ठीक है। पाई बाई 2 cos 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, 0 होता है, इसका मान कितना होता है, 0। अच्छा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास पी, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा माइनस, और ये क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यदि मैं इसको पाई बाई 2 से 0 तक लाना किया जाता है कुल कार्य, तो यहाँ पे यदि मैं इसको cos 0 करूँ ये माइनस 1 आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस पी, ठीक है। तो कहां से कहां तक, पाई बाई 2 से 0 तक लाने में किया गया कुल कार्य, तो हमारे पास क्या आ जाएगा p। तो हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे, देखिए यहाँ पर चूंकि किया गया कार्य ही ऊर्जा की माप होती है, अतः जो इसकी स्थिति ऊर्जा होगी वो क्या हो जाएगी, माइनस पी। इस तरह से यदि थीटा तक बोलते हैं, यदि हमने यहाँ 0 तक बोला और इसी को यदि थीटा तक बोलते तो क्या होता है, u इज इक्वल टू माइनस, ये थीटा नहीं होता, माइनस cos थीटा होता, तो pe cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी स्थितिज ऊर्जा। इज दैट क्लियर? ये टोटल, ये जितना कुछ हमने पढ़ा ये द्विध्रुव के बारे में था, और ये सारा कुछ हमारा ये क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, क्लियर?